हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन 2 11th क्लास का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एटम के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की, उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ हम क्या करेंगे, जो एटम की स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हम उन एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या क्या है। तो एक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और एक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एटम के उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए स्टडी की थी। तो क्या है, देखो सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है सर जे थॉमसन के द्वारा 1898 में दिया गया था। ठीक है, और इसको अदर नेम इसके हैं प्लम पडिंग मॉडल, रेजन पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या हुआ था कि जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन है। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं, तो थॉमसन ने ये कहा था कि जो सीड्स हैं वाटरमेलन के अंदर, जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर रेड वाला जो पार्ट है वो उसके लिए एक पॉजिटिव स्फीयर का काम कर रहा है। ठीक है, तो रेड वाला पार्ट क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर का काम कर रहा है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हैं, बीज, जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है इस टाइप से होती है वाटरमेलन की तरह, जिसके अंदर रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव स्फीयर होगा और जो सीड्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे। तो इसके अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर बताई गई। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखा गया कि जो मास ऑफ द एटम है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन ने क्या कहा कि कोई भी एटम है उसकी संरचना क्या होगी, जैसे कि रेड वाला पार्ट एक पॉजिटिव स्फीयर का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नेगेटिव स्फीयर का काम करेंगे। तो ओवरऑल जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव पार्ट उसके अंदर होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसको नोबेल प्राइज, थॉमसन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन बाद में जब नए एक्सपेरिमेंट हुए, नई स्टडी हुई, तो इसको क्या किया कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम है वो आया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया और क्या था, इसके अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला गया। इसके अंदर क्या किया गया कि एक गोल्ड मेटल की फॉइल ली गई और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया गया। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड मेटल की जो फॉइल है उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्शन होती है उनकी रेज की। ठीक है, जो गोल्ड फॉइल हमने ली उसकी जो मोटाई थी, थिकनेस थी, वो 100 नैनोमीटर की थी। और हमने क्या किया, सबसे पहले एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम है जैसे। ठीक है, और आगे लेड प्लेट लगाई। लेड प्लेट क्या काम करती है, उसका एक शार्प बीम क्रिएट कर देती है और उसके बाद वो क्या करता है, जाके गोल्ड मेटल की फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड मेटल की फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हुए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे निकल गए, जैसे कि एटम, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, गोल्ड फॉइल है और इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास गोल्ड के एटम हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे सेंटर में तो न्यूक्लियस है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ पहले तक डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके अंदर क्या हुआ कि इन अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन देखी गई तो क्या मिला, सबसे पहले हमें कुछ जो रे हैं अल्फा पार्टिकल्स की वो बिल्कुल सीधी निकल गई और यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है बाहर, तो इससे ये हमें डिटरमाइन करवा देती है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इंसिडेंट हुए हैं। तो इसके अंदर देखा गया, देखो कुछ जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल सीधे इसमें से निकल गए। ठीक है, कोई भी उनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो अल्फा पार्टिकल जैसे थे वैसे ही सीधे निकल गए
कोई भी उनके अंदर बेंडिंग नहीं हुई। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बेंड हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत हज़ारों में से एक, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, उसके अंदर बैक डिफ्लेक्शन हो गई, मतलब 180 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्शन हो गई। जैसे कि अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और जैसे ही एंटर किए वो क्या किए, वहाँ से बैक डिफ्लेक्ट कर गए, मतलब उसी रास्ते से वो वापस आ गए। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, बैक डिफ्लेक्ट हो गए। तो इससे क्या जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या स्टडी की, उन्होंने कहा कि जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल बिना ही कहीं पे इंसिडेंट किए सीधे निकल गए, तो इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारा जो पार्ट है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी पार्ट है तो अल्फा पार्टिकल बिना कहीं पे इंसिडेंट हुए सीधे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका क्या मतलब है, वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए, मतलब अल्फा पार्टिकल को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं। तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी एटम के अंदर प्रेजेंट था और उसने क्या कर दिया, उसको रिपेल कर दिया, क्योंकि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ने उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो इस वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो कि उसके ऊपर इंसिडेंट होके बैक डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब 180 डिग्री के ऊपर वापस आ गया। तो वो अल्फा पार्टिकल वापस क्यों आया, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कहा कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर क्या होगा कि एटम के सेंटर के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है वो, ठीक है। और उसके बाहर से जो शेल बनी हुई हैं उनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। अब बाहर की शेल के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, जब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के इससे न्यूक्लियस से पास से निकलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बिना इंसिडेंट हुए सीधे निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारा पार्ट जो है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। और जो बैक डिफ्लेक्ट करते हैं वो ये प्रूव करता है कि एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो उन्होंने एटम की संरचना के बारे में ये बताया कि सेंटर के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट हैं जो कि उसके मास को बनाते हैं, और उसके बाहर से जो है इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने एटम की संरचना के बारे में बताया और एटम के बारे में बताया कि जो एटम की एटॉमिक रेडियस है, एटम की एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर की है, ठीक है। एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर की है। लेकिन न्यूक्लियस की अगर रेडियस पूछी जाए तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर की मिली, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, दोनों के बारे में क्या किया, एटम्स के बारे में कंप्लीट स्टडी की। तो नेक्स्ट मॉडल जो है वो है हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम। हमने पढ़ा है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो हमारा थर्ड मॉडल है एटम के लिए, एटम की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो नील्स बोहर के द्वारा दिया गया था 1913 में, ठीक है। 1913 के अंदर नील्स बोहर के द्वारा दिया गया था बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसके अंदर एक कमी थी। क्या कमी थी उसके अंदर, कि एक तो वो जैसे कि सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाए, जैसे कि ये बोला गया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये देखा गया कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे अगर एनर्जी को लॉस करते हैं तो लास्ट में वो क्या हो जाएंगे, उसका साइज छोटा होता जाएगा एटम का और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इस टाइप से जो है वो मॉडल ऑफ एटम जो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वो डिस्कार्ड हो गया और वो उसके अंदर कमी थी। फिर उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम आया। बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर क्या किया गया कि द इलेक्ट्रॉन एंड
इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं और एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं और उनकी रेडियस भी फिक्स होती है जो सर्कुलर पाथ है, और उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव लोअर टू हायर ऑर्बिट देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड द हायर टू लोअर देन एनर्जी एमिट। क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करके जाता है, एनर्जी को गेन करेगा, फिर वो हायर ऑर्बिटल में एक्साइट करेगा। और अगर हायर टू लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। तो जो दो हमारी शेल बन गई, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट है, n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे और n इज इक्वल टू 2 है। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, पहली शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, दूसरी सेल के लिए n इज इक्वल टू 2। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी में जंप करता है तो एनर्जी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर टू लोअर में आता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। तो वो जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। एच न्यू हमें पता है, जैसे कि फोटोन के अंदर एच न्यू क्या होता है, एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, और फोटोन के अंदर एच न्यू, एक फोटोन के अंदर एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बोर ने एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करके ये देखा कि जो एनर्जी होती है एक्चुअल में, जो उस ऑर्बिटल की एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, En इज इक्वल टू आर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब उस ऑर्बिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और जेड क्या होता है, उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और r जो है ये कांस्टेंट है, r की जो वैल्यू है वो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी की और भी टर्म्स देखी गई कि जैसे कि जूल में नहीं, कई बार वैल्यू पूछ लेते हैं बोर मॉडल एटम के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ को पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोवोल्ट में बताओ। ठीक है, या फिर किलो जूल पर मोल में बताओ, या फिर जूल पर एटम के अंदर बताओ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एनर्जी जो है, अगर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम के अंदर हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी जो होगी वो -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर। ठीक है, -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हाइड्रोजन के लिए है हमारी। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए है। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे z का स्क्वायर आएगा अगर अनदर एटम के लिए करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के लिए कहेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड में देखो, अगर इसको किलो जूल पर मोल में बताना है तो क्या होगा, 1312 माइनस ऑफ 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये हमारी वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल के अंदर। और जूल पर एटम के अंदर हम क्या लेंगे, जूल के अंदर r की वैल्यू क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो 2.18 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हाइड्रोजन के लिए हैं। अगर हमें अनदर एटम के लिए निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर के से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेडियस की भी वैल्यू दी गई बोर के द्वारा। ठीक है, बोर मॉडल एटम के द्वारा रेडियस की वैल्यू दी गई जो कि काफ़ी बार पूछी भी जाती है। तो रेडियस जो है वो Rn किसके बराबर है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर me स्क्वायर z। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वैल्यू होती है। ठीक है, 4 पाई ये कांस्टेंट है। m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, e क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, उसका एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से रेडियस जो है वो इसके बराबर है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें या फिर अनदर एटम के लिए देखें तो क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगी, जैसे कि 0.529, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। h जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे 0.529/Z एंगस्ट्रॉम, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो बोर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली, रेडियस की वैल्यू निकाली, और उसके बाद देखो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया गया था। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mvr इज इक्वल टू NH/2π के बराबर होगा, ठीक है। mvr मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, उसके लिए रेडियस है, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2π भी एक कांस्टेंट है। तो किसी भी सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई ऑफ h/2π, मतलब ये भी एक कांस्टेंट होगा, सेल टू सेल डिपेंड करेगा, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, 2 और π तीनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो इस टाइप से ये बोहर मॉडल ऑफ एटम किया गया। बोहर ने जो है हाइड्रोजन के लिए भी ये एटम दिया था, स्पेसिफिक हाइड्रोजन का एटम लेके इसके बारे में कंसिडर किया था, स्टडी किया था। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर इस टाइप से ये मॉडल किया गया तो हाइड्रोजन के ऊपर देखा गया तो बहुत सारी हमें सीरीज मिली, ठीक है। तो कौन सी हमें सीरीज मिली हाइड्रोजन के अंदर, सबसे पहले जो है वो हमें लेमन सीरीज मिली, ठीक है, लेमन सीरीज मिली, फिर उसके बाद बाल्मर, फिर उसके बाद पास्चन, फिर उसके बाद पीफंड, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। तो इस टाइप से हमें 5 सीरीज मिली जब हाइड्रोजन के बारे में बोहर ने स्टडी किया, ठीक है। तो लेमन के लिए क्या होगा, जैसे कि n हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी भी करेंगे अभी। तो n जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब इलेक्ट्रॉन हमारा n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 2, 3, 4 इस टाइप से करता है n1 से n2 के अंदर, तो n2 की वैल्यू जैसे 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे हमें जो सीरीज मिलेगी हाइड्रोजन के लिए वो लेमन सीरीज मिलेगी, ठीक है। बाल्मर सीरीज कब मिलेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 से लेके आगे वाली n3, n4 इस टाइप से सीरीज में जाएगा, ठीक है। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, और n2 की वैल्यू जो है ये वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3, 4, 5 इस टाइप से। फिर पास्चन कब मिलेगी, जब थर्ड सेल से हायर सेल में जाएगा, 4th, 5th, 6th, ठीक है। पीफंड कब मिलेगी, जब 4th सेल से 5th, 6th, 7th इस टाइप से हायर सेल में जाएगा। और ब्रैकेट कब मिलेगी, जब 5th सेल से जो है वो 6th, 7th, 8th इस टाइप से आगे वाली सेल में जाएगा। तो इस टाइप से हाइड्रोजन के लिए स्टडी की, और हाइड्रोजन के लिए इनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग मिली, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर मिली हमें, r × 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। r यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस टाइप से जो हमें वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी ये हमें कंसीडर करना था हाइड्रोजन के लिए, तो इस फॉर्मूले से हमने इसके लिए कंसीडर किया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम था। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।